नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्राचीन इतिहास के दूसरा भाग। प्राचीन इतिहास के कैवें भाग? दूसरा भाग लुसेंट बुक से। पहला भाग हो सकता है कि हमारा आप पूरा क्लास देख लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हम लोग आ गए हैं दूसरा भाग में, ऐतिहासिक स्रोत में। दूसरा भाग का क्या नाम है? ऐतिहासिक स्रोत। इससे बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनते रहता है, हरदम इससे पूछते रहता है। ठीक, इसमें पता है क्या ऑब्जेक्टिव? आप अगर आपके पास सोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव किताब से देखवे क्या हुआ था? 80 हुआ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अस्थिर पूर्वक, ध्यान पूर्वक और अस्थिर पूर्वक आपको एक का क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहते हैं? यानी जो बीत गया है उसके संबंध में अगर हमको जानकारी मिलता है तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत। कौन स्रोत बोलते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो पहला नंबर वाला सही है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। यानी साहित्य की तुलना में पुरातात्विक यानी पुराना पुराना जो स्रोत प्राप्त होता है वो अधिक प्रमाणिक होता है। साहित्य में तो कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन पुराना चीज जब मिलता है तब प्रमाणित हो जाता है। हाँ यार, ऐसे होबल नालंदा खंडर वो हल। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन वेद में दिया गया है सूचना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग वेद में दिया गया। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की, प्राचीन वैदिक युग की मतलब पुराने वैदिक की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? कौन ग्रंथ को श्रुति ग्रंथ नहीं बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुराण। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? मतलब जो उस ग्रंथ में है तो पूरा दुनिया में है, अगर वो ग्रंथ में नहीं है तो अलग है के तो है ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो ग्रंथ है वो किसका है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यानी कि राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु कौन था जिसके बीच चर्चा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागसेन के बीच। यानी कि राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो वार्ता हुआ था, संवाद हुआ था, वो किस किताब में है? तो मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो में। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेलिन के प्रिंस से की जाती है किसकी तुलना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है जो कि राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य बोलिए या तो चाणक्य बोलिए या तो विष्णु पंडित बोलिए, ठीक, तो उनका किताब है अर्थशास्त्र जिसमें राजनीतिक नीतियां पर पूरा चर्चा किया गया है। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन की पुस्तक का पता क्या नाम है आप लोग का? राजतरंगिणी नाम है। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी है जो कि किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी है जो किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। पतंजलि की किताब है महाभाष्य, ठीक। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, यानी कि इस नाटक में मेन नायक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्निमित्र। यानी कि मालविकाग्निमित्र में मेन नायक कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन यह है, हर्ष रचित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष रचित जो लिखा गया बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा था? बाण भट्ट के द्वारा। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम है? तो विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम है विल्हन। क्या नाम है? विल्हन। विल्हन। अगला क्वेश्चन यह है कि चंद्र चंद्र चंदबरदाई, देखिए नाम ऐसे ऐसे टेढ़ा है ना कि क्या कहें। आप लोग ही पढ़ते हो तो एक बार उलबुला जाते होंगे, हम तो थोड़ा ये गुण ज्यादा उलबुलाते हैं, ज्यादा नहीं। तो चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, यानी कि चंदबरदाई कौन किताब लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। यानी पृथ्वीराज रासो किताब के लेखक कौन है? तो चंदबरदाई। चंदबरदाई, ठीक। कौन लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो।
ये देखिए अब 18वां क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसमें बोले ना कि इसमें 80 क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, कई क्वेश्चन तो 80 को। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, यानी कि जो सिकंदर के साथ नहीं आया था, कौन है में भाई? तो हेरोडोटस। बाकी सब 3 गो है जो सिकंदर के साथ आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, यानी कौन विदेश के व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत आया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था भी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज ही लिखा है। ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? ज्योग्राफिया की रचना जो क्या था, वह कौन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो है जो कि ज्योग्राफिया का मतलब रचना किया था। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, तो प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा नेचुरल हिस्टोरिया। नेचुरल हिस्टोरिया जो है वह प्लिनी की पुस्तक का नाम है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? फिर से पढ़ा देते हैं बाबू, ये पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन की रचना किसने की? जिसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक। यानी अज्ञातनामा यूनानी लेखक हैं ये पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन की रचना किए थे। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो निवासी था वह चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन के निवासी था। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। उसमें भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था जिस समय फाहियान भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी हर्षवर्धन जिस समय शासन कर रहा था उसमें भारत कौन चीनी यात्री आया था? तो इसका जवाब है हेन त्सोंग। हेन त्सोंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? यानी कि 9वीं सदी में जो भारत आया था सुलेमान, तक किस साम्राज्य को रूहमा बोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाल। पाल साम्राज्य को रूहमा बोला था। कौन? सुलेमान यात्री। अगला क्वेश्चन है अल-बिरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? यानी अल-बिरूनी जब आया था भारत, उसमें भारत में कौन शासन काल था? तो किसका शासन काल था? तो महमूद गजनवी के शासन काल था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? यानी कि जिस समय यह आया था भारत, इब्न बतूता किसका शासन काल चल रहा था? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल चल रहा था। किसका शासन काल? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो 1443 से 1444 ईस्वी तक शासन किया, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत, यानी फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, किसके शासनकाल में है? जो कि विजयनगर सम्राट के यात्रा किया था विजयनगर का। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय। उसमें विजयनगर के जो राजा था देवराय द्वितीय, उस समय विजयनगर की यात्रा किया था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1861 में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर का निगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो खोज किए थे कौन? तो दयाराम साहनी किए थे हड़प्पा खोज। हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। और कौन खोज किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? तो 1921 में। ठीक, अगला क्वेश्चन इधर है, ये देखना, ध्यान देना बाबू। यह क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, अन्य कौन 2 भारतीय हैं जिसने सिंधु घाटी को खोज निकाले थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा खोज किए थे, राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब खुदवाई हो रहा था तो कौन प्रभारी मेन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यू
न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगर सिक्का के बारे प्राचीन सिक्का के बारे पढ़ते हैं या तो प्राचीन धातु के बारे पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, यानी एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व ना सत्य का उल्लेख मिलता है। कई देवता के बारे में मिलता है? 4 देवता, इंद्र के, वरुण के, मित्र के और ना सत्य का। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 40 नंबर। यहाँ क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी अशोक जो शिलालेख निर्माण करवाया था उसको पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसपे पहला अंग्रेज है जो अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि मिलता है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो मिलता है वह प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि मिलता है, प्राकृतिक और ब्राह्मणी में। कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख को प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुआ है? द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह सर ए कूना यानी कंधार से। सर ए कूना मतलब कंधार से। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के मनसेरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? यानी कि मनसेरा जो अभिलेख प्राप्त हुआ जी, शिलालेख प्राप्त हुआ जी, एवं शहबाजगढ़ी शिलालेख प्राप्त हुआ जी, दोनों पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। उसमें कौन लिपि से लिखा था? खरोष्टी लिपि से। याद रखना कौन लिपि से? तो खरोष्टी लिपि से। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी दाएं साइड से बाएं साइड लिखा जाता था। कौन लिपि था? खरोष्टी लिपि को दाएं से मतलब इधर से ऐसे लिखते थे, ऐसे इधर से और फिर इधर से ऐसे लिखते थे। ऐसा मैंने कैसे लिखे? इधर से ऐसे लिखे फिर इधर से ऐसे लिखे, लेकिन खरोष्टी लिपि उल्टा लिखा था, इधर से फिर इधर से। यह हेलियोडोसर का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल वासुदेव से। किससे? तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन अभिलेख है जो कि खारवेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी गुफा। हाथी गुफा जो अभिलेख है वह खारवेल राजा से संबंधित है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, बहुत लंबा था। कौन राजा जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा। ऐसे शॉर्ट में याद रखेगा, रुद्र दमन द्वारा। ठीक, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है किसके अभिलेख से? तो रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है, क्योंकि इनका अभिलेख कविता जैसा लगता है यह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? यानी कौन अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी है और अशोक भी है, दोनों के बारे में लिखा गया? कौन अभिलेख में? तो याद रखना है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसे में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। 50 इधर होगा ना। टोटल बोले क्या दूसरा भाग जो है उसमें 80 क्वेश्चन है, जिसमें 50 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसने किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो मिलता है उसका कौन अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख से। कहाँ का अभिलेख से? तो प्रयाग के अभिलेख से। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन? हरिसेन। हरिसेन जो था किसके दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। अगला है मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो लौह स्तंभ जो दिल्ली में मेहरौली वो किस सदी में इसका निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में है जो कि दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी कृति है? यानी कि जो वहाँ पर किसके प्रांगण में है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है। ठीक, जो लौह स्तंभ है
तो उसमें किसके बारे लिखा गया है? लौह स्तंभ में है जो है दिल्ली में, जो लौह स्तंभ है किसके बारे लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें चंद्र के बारे लिखा गया। किसके बारे में? चंद्र के बारे में। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? कि सती प्रथा होता था, सती प्रथा में पुरुष जब डेट कर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। तो यह पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरन अभिलेख से मिलता है। कौन अभिलेख से? तो एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से? तो भानुगुप्त से। किस शासक से संबंध है एरन अभिलेख जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त शासक जो राजा था उससे। एहोल प्रसिद्ध का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? यानी रवि कीर्ति जो है किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलता है? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई हुआ था, इसके बारे जानकारी कहाँ मिलता है? तो इसके बारे जानकारी मिलता है एलोह अभिलेख से। कौन अभिलेख से? तो एलोह अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ एलोह के उत्कीर्ण लेख में। किसमें? एलोह के उत्कीर्ण लेख में हुआ कवि कालिदास का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का जो सूत्रपात किया वह सबसे पहले कौन किया था? तो राज राजा प्रथम। कौन था? राज राजा प्रथम है जो कि किया था। अगला है कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर से। कहाँ से? तो उत्तर मेरूर से। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ वो कब हुआ है? तो याद रखना 300 ईस्वी पूर्व से। 300 ईस्वी पूर्व से भारत में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, यानी कि सबसे पुराना जो मुद्रा माना जाता है किसको? आहत सिक्के को सबसे पुराना मुद्रा माना जाता है। किसको? आहत सिक्के को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यानी सोने का मुद्रा जो चला कौन चलाया? तो इंडो बैक्ट्रियन है जो कि सबसे पहले सोना के सिक्का चलाए थे, स्वर्ण मुद्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? यानी कि सोना के सबसे ज्यादा जो शुद्ध सिक्का जारी किए थे कौन? तो कुषाण है जो कि सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्का जारी किए थे सोना के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहन के समय में मुद्रा जो सबसे बने थे वो शीशा के बने थे। सातवाहन लोग जब राजा बने थे तो सबसे ज्यादा जो सिक्का बनता था वो शीशा का। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए? तो स्वर्ण मुद्रा ने सोना का सिक्का जो बड़े पैमाने पर चला है सबसे पहले कौन चला? सबसे ज्यादा तो कुषाण शासकों ने। कौन था? कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया था। यह अगला क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का जारी किया गया था तो किस काल में जारी किया गया था? तो गुप्त काल में, इसलिए स्वर्ण युग स्वर्ण काल इसको बोला जाता था। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के जो मिले हैं अरिकमेडु से। अरिकमेडु स्थल से मिले हैं रोमन सिक्के। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका है जो कि प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को जानते थे सुवर्ण भूमि के नाम से। सुवर्ण भूमि के नाम से बर्मा को जानते थे। अंकुरवाट का कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो प्लिनी की जो मूल कृति है नेचुरल हिस्ट्री वो कौन भाषा में लिखा गया है? तो लैटिन भाषा में। कौन भाषा में? तो लैटिन भाषा में लिखा गया है। ये देखिए 73 नंबर क्वेश्चन ये कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का जो इतिहास है कौन भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा में। कौन भाषा में था?
अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? कि उसको पूरे कंठस्थ कर जाना है। यह किसका व्यवसाय था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगध का। किसका? तब मगध का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारतीय यात्रा की थी। चीनी यात्री जो सुंग युन जो भारत की यात्रा कब किया था? तब 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? कि 3101 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के एलोहल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के एलोहल अभिलेख में। रबातक अभिलेख संबंधित है, तो रबातक अभिलेख जो संबंधित है कनिष्क से। रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो कनिष्क से। भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत वर्ष के लिए जो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वह था कौन? तो हेरोडोटस। भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहले कौन था? हेरोडोटस। यह अगला क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि दोनों को उद्वाचित किया। कौन किया था? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंस का, कि सबसे पहले यह पढ़ा था अशोक अभिलेख। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा है जो कि चचनामा को फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा। ठीक। तो दूसरा भाग जो लुसेंट के प्राचीन इतिहास में जो ऑब्जेक्टिव का है उसमें टोटल क्वेश्चन 80 था और टोटल का टोटल करवा दिए। फिर आपसे मुलाकात होगा अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।